Hi everyone, this is Neha Saini in front of you. Our today's topic is Newton third law of motion. हम ऑलरेडी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर चुके हैं. मैं सेकंड लॉ से रिलेटेड भी जितने न्यूमेरिकल थे वो सब करा चुकी हूँ. आज जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, आपके सिलेबस में है तो आपको अच्छा लगेगा करने में. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज आप लोग उन सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं. देखिए, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में हम सभी उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं बातों के बारे में पढ़ते हैं जो आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आते हैं, जो काम हम करते हैं. बट आज जो मैं आपको यहाँ पे लॉ कराने वाली हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसमें आप देखेंगे कि आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करते हैं, फॉर एग्जांपल चलना, किसी चीज़ का कहीं पे रख देना, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको जानकर आपको बड़ा ही मतलब शॉक होगा कि ऐसे कैसे. तो हम वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं. आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं. तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे, फिर उस डेफिनेशन का मीनिंग देखेंगे कि यहाँ पे डेफिनेशन का क्या मतलब है. फिर उसके बाद मैं उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स कराऊंगी और फिर उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, हम वो करेंगे. आइए चलिए करते हैं. हमारी जो डेफिनेशन है वो वहां क्या बोल रही है, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन सेकंड बॉडी. हमारे पास कोई भी एक बॉडी होगी और दूसरी बॉडी होगी. फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है. फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट बॉडी है, ये मेरी सेकंड बॉडी है. सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे क्या लगा रही है, फोर्स. फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पुश और पुल. फोर्स लगाना मतलब या तो किसी चीज को पुश करना या फिर पुल करना. पुश करना धकेलना, पुल करना अपनी तरफ खींचना. तो कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है. द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जब आपके पास फर्स्ट बॉडी थी और सेकंड बॉडी थी, सेकंड बॉडी आपकी क्या लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी आपकी फर्स्ट बॉडी पे, तो आपकी फर्स्ट बॉडी भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अगर आपकी एक बॉडी 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है तो मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाप, मतलब कोई नंबर. अगर ये 4 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो ये भी कितने का लगाएगी, 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगी. तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. अब देखिए, ये जो फोर्स लगा रही थी ये बॉडी इसके ऊपर, तो वो तो लगा रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉडी जो फोर्स लगाएगी तो सेम मैग्नीट्यूड का. अगर ये 4 न्यूटन का लगा रही थी तो ये भी कितने का लगाएगी, 4 न्यूटन का लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब देखिए, सेम डायरेक्शन तो हो नहीं सकती. अगर ये बॉडी इधर फोर्स लगा रही है तो सेम डायरेक्शन के लिए इस बॉडी को कहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पे. लेकिन ये लगाती कहाँ है, ये लगाती है इस डायरेक्शन में. दैट्स मीन आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन, यानी कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन. आई होप थर्ड लॉ तो आपके समझ में आ गया होगा. सिंपली एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ इजी लैंग्वेज में. अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगी तो जितना एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी उतनी ही दूसरी पहले वाले पे लगा देगी, यानी लगाएगी तो उतना ही फोर्स, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएगी. इजी. चलिए अपनी नेक्स्ट उस पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, फोर्स नेवर अकर सिंगल इन नेचर. कभी भी आप है ना इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब भी कोई भी चीज कहीं भी किसी पे भी फोर्स लगाती है तो ऐसा मत सोचिए बस एक ही बॉडी फोर्स लगा रही है. आपको पता नहीं लगता लेकिन सेकंड बॉडी भी उस पर फोर्स लगा रही है. यानी कि जो आपका ये फोर्स का जो ये खेल चल रहा है ना, एक्चुअल में ये फोर्स पेयर है. फोर्स पेयर का मतलब अगर कोई चीज एक पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी क्या लगाएगी, फोर्स, और जोड़े में फोर्स लगेगा और इसी जोड़े को हम क्या बोलते हैं, पेयर. तो हमारा जो फोर्स होता है ना नेचर में, हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में जो फोर्स होता है वो कभी भी सिंगल नहीं होता है, वो हमेशा किस में रहता है, पेयर में रहता है. फिर बोल रहा है यहाँ पे फोर्स ऑलवेज अकरिंग पेयर. आपका हमेशा किस में रहेगा, ये पेयर में रहेगा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कोई भी एक्शन होगा तो उसके रिएक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ काम होगा. मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने डस्टर लिया, डस्टर को अपने हाथ पे रखा. अब आपको लग रहा होगा कि जो डस्टर है वो आप मेरे हाथ के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता जितना फोर्स डस्टर मेरे हैंड पे लगा रहा है उतना ही मेरा हैंड किस पे लगा रहा है,
हमारे डस्टर पे लगा रहा है, यानी कि एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहा है हमारा डस्टर, और हमारा जो रिएक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा हैंड कर रहा है। अब आपका एक्शन एंड रिएक्शन दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है, जितना डस्टर फोर्स लगा रहा है उतना हैंड लगा रहा है, इसीलिए आपका डस्टर किस में है, एकदम रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। अगर मैं उसको ऐसे रखने की कोशिश करूं तो आप सोच के देखिए क्या ये रह पाएगा इक्विलिब्रियम में, नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि डस्टर ने तो अपना पूरा फोर्स लगाया, लेकिन मेरी जो यहाँ फिंगर है वो उस पर टोटल फोर्स नहीं लगा पाई, तो वो गिर गया, फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि इक्वल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाया। तो आपका जो थर्ड लॉ है वो बोलता है कि आपका एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो सेकंड वाली भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगी जितनी फर्स्ट वाली लगा रही थी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि वो आपकी पॉजिटिव में लगा रही थी, वो नेगेटिव में लगाएगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट इन डायरेक्शन। आई होप ये तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली टर्म में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैथमेटिकल टर्म है ना वो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज आने वाली है। तो आइए चलिए मैथमेटिकल में करते हैं। मान लीजिए लेट टू बॉडीज A and B moving in a straight line क्या हो रहा था कि हमने दो बॉडीज ले ली हैं A and B, तो हमारा क्या हो रहा था, सॉरी A and B, हमारी ये दोनों की दोनों बॉडीज क्या कर रही थी, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी बट डिफरेंट डायरेक्शन में। मान लीजिए मैंने यहाँ एक बॉडी A ले ली है और एक बॉडी ले ली है मैंने B, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो क्या हुआ, A बॉडी आई इस तरफ और आपकी B बॉडी आई इस तरफ, दोनों आई पास पास आई, और एक टाइम ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे से आके क्या हो गई, टकरा गई, यहाँ पे दोनों में कोलिजन हो गया, दोनों आपस में टकराई। तो सिंपल सी बात है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या लगाया होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा, फोर्स एक्सर्ट किया होगा। तो क्या हुआ होगा, जब A ने B के ऊपर फोर्स लगाया होगा, यानी कि FAB, और आपकी B बॉडी पे भी क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा। तो मैं इनको लिख देती हूं, FAB be the force on body A by body B, देखिए, और फिर उसके बाद हमारा FBA क्या हो जाएगा, FBA be the force on body B by body A। इसको थोड़ा सा मैं आपको ना समझा देती हूँ। देखिए यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हाँ मैंने पहले B लिखा है या A लिखा है या A लिखा है B लिखा है, ये कैसे लिखना है, आपको बहुत सिंपल से याद रखना है। आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि तीन बच्चे बैठे हुए हैं, बीच में कोई बैठा हुआ है, साइड में एक बच्चा बैठा हुआ है और साइड में एक बच्चा बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये जो बच्चा है ये फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स लगाएगा तो कैसे लगाएगा, कुछ इस तरह से, ये बेचारा बीच वाला फंस जाएगा, फंसेगा ना। जब ये बीच वाला फंस जाएगा तो ये A बॉडी थी, ये B थी, ये C थी, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये मान लो कि मेरी A बॉडी है, ये मेरी B बॉडी है, ये मैंने लिख दिया, और ये मेरी बॉल है, ठीक है। तो ये A बॉडी किस पे फोर्स लगा रही है, B बॉडी पे, तो कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये जो मेरी B बॉडी है, ये दीवार के पास, ये बॉल के पास क्या हो जाएगी, दब जाएगी, है ना, दबेगी ना, तो ये अंदर के साइड आ गई। तो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, B के ऊपर, किसकी वजह से, A की वजह से। A बाहर है, B बीच में है, तो अगर मैं B बीच में लिख रही हूं और A साइड में है, तो फोर्स लगेगा किस पे, B पे, क्योंकि B बीच में है। F के और A के बीच में कौन है, B, तो B पे फोर्स लग रहा है, और लगा कौन रहा है, A लगा रहा है। इजी, सिंपली ऐसे ही अगर A हमारे F और B के बीच में है तो फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, B फोर्स लगा रहा है क्योंकि वो तो साइड में है, और A पे फोर्स लग रहा है क्योंकि वो इन दोनों के बीच में आ गया है, F के बीच में और हमारे B के बीच में। तो जो A है उसके
ऊपर फोर्स लग रहा है। तो आज के बाद आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि फोर्स कौन लगा रहा है और किसके ऊपर लग रहा है। तो सिंपली हमारा जो FAB है, बी द फोर्स ऑन बॉडी ए पे फोर्स लग रहा है क्योंकि ए बीच में है, बाय बॉडी बी। किसकी वजह से लग रहा है? बी की वजह से। सेम ऐसा ही हमारा जो बी है वो हमारी फोर्स लग रहा है बी पे, और कौन लगा रहा है? हमारी बॉडी ए। आई होप इतना तो हमारे समझ में आ गया है इजीली। नाउ according to third law of motion, अब हमें पता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम बोल देंगे FAB इज इक्वल टू FBA। मैं हमेशा देखो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का साइन लगा रही हूँ F पे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना जो हमारी फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मींस आपकी जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मैंने अभी अभी बताया, अगर एक बॉडी पे 4 न्यूटन फोर्स दूसरी लगा रही है तो दूसरी भी फर्स्ट पे कितनी लगाएगी? 4 न्यूटन। 4 तो क्या हो गया हमारा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ना। फर्स्ट तो पॉजिटिव में लगा रहा है लेकिन सेकंड आपकी नेगेटिव में लगा रहा है, तो आपकी कैसी डायरेक्शन होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है। दैट्स मीन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे? माइनस का साइन लगा देंगे। ये माइनस का साइन आपका क्या बताता है कि जितना फोर्स ए बी लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, उतना ही ए बी पे लगा रही है, लेकिन किसमें? नेगेटिव डायरेक्शन में। आई होप ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाता है। मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। अब जो हम देखेंगे हमारा जो मोमेंटम होता है वो किस तरह से चेंजमेंट लेके आता है हमारा इस थर्ड लॉ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको करके देखिएगा। इसके देखिए हम लोग यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम प्रूफ देखेंगे। आप लोगों को पता है कोई भी जो लॉ होता है वो उसके प्रूफ पे डिपेंड करता है। अगर कोई लॉ बनता है तो वो उसके प्रूफ के ऊपर बनता है। अगर कोई किसी भी लॉ का प्रूफ ना दे पाए और उस प्रूफ पे वो अच्छे से काम नहीं करता तो वो लॉ एक्चुअल में माना ही नहीं जा सकता। तो अब जो हम करने वाले हैं ना वो हमारे थर्ड लॉ का प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ बहुत ज़्यादा बहुत ईजी है। अगर आप एक बार भी इसको ध्यान से कर लेंगे तो आपके इजीली ये समझ में आ जाएगा। चलिए बिना आपका एक भी मिनट वेस्ट किए हुए फटाक से इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम रखा है जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें हमारी 2 बॉडीज होंगी A एंड B, और दोनों ही क्या करेंगी? हमारी सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगी। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था कि हमारे पास कोई भी बॉडी A होगी और हमारे पास कोई भी बॉडी B होगी, और दोनों ही क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब जब ये मूव करेंगी तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगी, और जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? कोलिजन होगा। तो चलिए एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका। थ्योरी पार्ट देखने के बाद मैं इसका प्रूफ कराऊंगी। देखिए, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 बॉडीज A एंड B। हमने कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे कंसीडर कर लिया है जिसमें हमारे पास बॉडी A एंड B है, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन के उसके ऊपर वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। लेट नेक्स्ट हमारी जो लाइन है, लेट बोथ बॉडीज कोलाइड, दोनों में कोलिजन हो जाता है, कोलाइड म्यूचुअली। देखो म्यूचुअली का मतलब क्या होता है वो समझा देती हूँ। म्यूचुअली का मतलब होता है आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने आके वो क्या हो जाती हैं? टकरा जाती है। म्यूचुअली एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर आके क्या हो जाती हैं? वो एक्शन एंड रिएक्शन शो करती हैं। अभी अभी तो हमने देखा थर्ड लॉ में क्या हुआ था, बॉडी ए थी, बॉडी बी थी, दोनों आपस में आके टकराई हैं म्यूचुअली और एक्शन और रिएक्शन शो किया है। क्योंकि जो थर्ड लॉ होता है वो किस पे काम करता है? वो हमारे एक्शन एंड रिएक्शन पे काम करता है। तो ये दोनों बॉडी आई, एक दूसरे के पास आएंगी और एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? म्यूचुअली कोलाइड हो जाएंगी, और दोनों क्या हो जाएंगे? फिर उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन शो करेंगी, जो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी? आपकी नेगेटिव हो जाएगी, अलग हो जाएगी।
so velocities of the both bodies आर चेंज। दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। देखिए ये आपका ना नॉर्मल लाइफ में आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। आप यहाँ से भाग रहे हैं, कोई यहाँ से भागता हुआ आ रहा है, आप दोनों टकराए। दोनों के टकराने से होगा क्या, थोड़ी देर के लिए आप लोग रुक जाएंगे। पहले बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे थे, वेलोसिटी आपकी बहुत तेज थी, लेकिन दोनों आके टकराए और रुक गए, तो दोनों की वेलोसिटीज में क्या हो गया, चेंजमेंट आ गया, दोनों चेंज हो गए। सो their linear momentum also changes। बोल रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट P इज इक्वल टू mv। ये हमारा लीनियर मोमेंटम का क्या है, फॉर्मूला। सीधी सी बात है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बहुत इजी सी बात है ये तो। अब जो चेंजमेंट आएगा वो बॉडी ए के लिए अलग आएगा और बॉडी बी के लिए अलग आएगा। दैट्स मीन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लीनियर मोमेंटम निकालना है अपना। तो देखिए अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए लेट हम मान लेते हैं del P1 is the change in linear momentum for body A। हम मान लेते हैं कि हमारा जो डेल है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ये डेल का साइन होता है इसका मतलब होता है चेंज होना, स्मॉल चेंज। बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगा, स्मॉल चेंज होगा। तो डेल का क्या मतलब होता है, स्मॉल चेंजमेंट होना। और पी क्या है, पी है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, डेल P1 इज दी चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर बॉडी ए। क्योंकि हमारा जो P1 है, जो हमारा डेल P1 है, वो हम किसके लिए ले रहे हैं, ए बॉडी के लिए ले रहे हैं। सेम एज डेल P2 इज दी चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी बी। तो हमारा जो यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम P2 है वो किसके लिए आ जाएगा, हमारे B के लिए आ जाएगा। देखिए दोनों बॉडी आपस में टकराई, दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुक गई। जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। v आ गया उसमें। अब वेलोसिटी चेंज हुई है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम भी क्या हो गया है, आपका चेंज हो गया है। अब हमें ये देखना है, क्योंकि हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया था ना, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है सब कुछ सेम होना। सेम होना मतलब जैसा पहले था, टकराने से पहले था, वैसा ही टकराने के बाद हो जाना। तो हमें देखना है कि कैसा चेंजमेंट आया है टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन, यानी कि नेट लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। सो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 0। भाई अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इनका चेंजमेंट क्या होगा, 0। जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए था। तो हमें इसको क्या रखना है, टोटल को 0 ही रखना है। तो हम 0 कैसे रख सकते हैं, देखिए डेल P1 इज इक्वल टू डेल P2। हमने कह दिया ये ऐसे था, या फिर आप इसको नॉर्मली पहले लेके चलिए। नॉर्मली कैसे, हम मान लेते हैं हमारा जो टोटल लीनियर मोमेंटम था, हमने मान लिया डेल P1 प्लस डेल P2, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब ही होता है प्लस करना। तो टोटल लीनियर मोमेंटम हमने मान लिया वो हमारे 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
डेल P2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल P1, ऐसा हो जाएगा, हो गया नहीं। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय टाइम से दोनों साइड आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कीजिए यहाँ पे डिवाइड, क्या होगा, डेल P2 बाई टी इज इक्वल टू माइनस डेल P1 बाई टी। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ था, वो क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा F2, हो गया नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन के बाद F1। दैट्स मीन ये हमारा वही तो आ गया। अब 2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 का मतलब हो जाएगा FBA इज इक्वल टू FAB, कि फर्स्ट बॉडी आपकी फोर्स लगा रही है सेकंड बॉडी पे। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए हम बिल्कुल शुरू से लेके चले और हमें क्या मिल गया कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, बट कैसे लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। हम लेके चले थे हमारा मोमेंटम और हमें मिल क्या गया, हमारा फोर्स। और फोर्स ही देखिए, न्यूटन जो थर्ड लॉ है एक्चुअल में वो फोर्स के बारे में ही बात कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो फोर्स होता है वो एक दूसरे के ऊपर लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हम लोग मोमेंटम लेके चले थे और हमें क्या मिल गया, यहाँ पे फोर्स मिल गया। दैट्स मीन ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया हमारे किसके लिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। बहुत आसान था, मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि रिवीजन हर चीज का जरूरी होता है और आप लोग भी जरूर कीजिएगा रिवीजन। देखिए हमने एक सिस्टम लिया था जिसमें हमारी 2 बॉडीज थी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, तो दोनों में कोलिजन हो गया, कोलिजन हुआ, टकराई, दोनों थोड़ी देर के लिए रुक गई। जैसे ही रुकी हमने बोल दिया दोनों की वेलोसिटीज में क्या आ गया, चेंजमेंट आ गया। जैसे ही वेलोसिटी में चेंजमेंट आ गया, उनके लीनियर मोमेंटम में भी क्या आ गया, यहाँ पे चेंजमेंट आ गया। अब लीनियर मोमेंटम में चेंजमेंट आया है, सिस्टम हमने क्या लिया है, सिस्टम हमने यहाँ पे लिया है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है जैसा पहले था वैसा ही होना चाहिए, तो लीनियर मोमेंटम जैसा पहले था वैसा ही बाद में होना चाहिए। तो हमने देखा दोनों का ही लीनियर मोमेंटम आपस में क्या हो गया, हमने टोटल किया, नेट जो लीनियर मोमेंटम था उसको 0 के इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल किया, P1 प्लस P2 को यहीं पे रखा, P1 को उधर के साइड लेके गए, तो हमारा जो अलजेब्राइक लॉ है वो क्या बोलता है, उधर के साइड लेके जाएंगे इक्वल के उधर के साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया, दोनों को टाइम से डिवाइड किया। और ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर लीनियर मोमेंटम को टाइम के साथ चेंज कर दिया जाए तो आपका क्या होगा, वो बन जाता है आपका फोर्स, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन गया, ये आपका फोर्स बन गया। जैसे ही आपने फोर्स रखा, या आपने देखा कि ये तो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बन गया। कितना इजी था, ये प्रूफ आपका आ जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा असेंशियल भी है। तो इसको बहुत अच्छे से करके देखिए, इसका रिवीजन भी कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, मेरा समझाना पसंद आया, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके नोट्स वगैरह आप साथ साथ तैयार करते रहिए, ताकि कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर कहीं और से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतने अच्छे से कराऊं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े या कहीं और हेल्प वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, आप लोग यहीं पे बहुत अच्छे से कर ले। चलिए फटाफट देखिए, आप जो हम यहाँ पे करने वाले हैं ना, वो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, उसका प्रूफ भी देख लिया है। अब हम देखेंगे वो किस किस पे, मतलब हमारा जो थर्ड लॉ है ना, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसा कि मैंने जब टॉपिक शुरू कराया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि आज की वीडियो ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप उन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो आप डेली लाइफ में करते हैं, बट हमें कभी नहीं पता होता है कि वहाँ पे कोई एक लॉ भी काम कर रहा है। वो लॉ जो हमारे यूनिवर्स का बहुत बड़ा लॉ है, यानी कि उसी यूनिवर्स के लॉ के आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे आपका थर्ड लॉ लगता है और कहाँ पे आपका थर्ड लॉ नहीं लगता है। अब तक आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जहां भी आपके 2 फोर्स लगेंगे,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी कोई भी टीचर होता है वो किसी भी बच्चे के अगर थप्पड़ लगाता है, चाटा लगाता है गाल पे, तो जितना हाथ ने गाल के ऊपर फोर्स लगाया उतना ही फोर्स आपके गाल ने किसके ऊपर लगाया होगा, हाथ के ऊपर लगाया होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक बच्चा किसी बच्चे को थप्पड़ लगाए और फिर वो बच्चा भी उसके थप्पड़ लगाए तो हम कहेंगे ये एक्शन एंड रिएक्शन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्शन और जो रिएक्शन होता है ना, वो आपकी दो बॉडीज एक बार जो हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ और मेरा गाल, तो अब इन दोनों में ही रिएक्शन होगा, अलग अलग पर्सन के बीच में नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं। तो आपने काफी बार देखा होगा जब आप किसी को बहुत जोर से थप्पड़ लगाते हो, बहुत जोरों का, तो दर्द उतना सिर्फ जिसका गाल था उसके ही दर्द नहीं हुआ है, दर्द आपके हाथ पे भी हुआ है, उतना ही पेन आपके हाथ पे भी लगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन जहां पे भी होता है वहीं पे आपका क्या लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। तो आइए फटाफट से हमारे अदर एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है विच इज बुक केप्ट ऑन अ टेबल। एक टेबल है, मान लीजिए ये मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, बस आप लोग समझ जाइएगा। मान लीजिए ये आपकी टेबल है, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है और इस टेबल पे क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। ये मैंने रख दी यहाँ पे एक बुक, ये हमारी बुक रख दी है हमने, यानी कि टेबल केप्ट ऑन, सॉरी बुक केप्ट ऑन अ टेबल। ए बुक लाइंग ऑन द टेबल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द टेबल। ये जो बुक है ना, ये टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये फोर्स लगा रही है तो ऐसे ही फोर्स लगाएगी भाई, इस तरह ऐसे कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगी। फिर बोल रहा है विच इज इक्वल टू वेट ऑफ बुक। अब कितना फोर्स लगाएगी, जितना उसका वेट है। भाई ये मैंने डस्टर लिया, ये मेरा हाथ है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये बुक है और ये टेबल है, मैंने इस बुक को रख दिया टेबल पे। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगाएगा, जितना इस डस्टर का वेट होगा, सिंपली। और वेट कितना होता है बताइए, वेट होता है हमारा mg। तो ये कितना वेट लगाएगा, mg के मतलब mg के इक्वल वेट लगाएगा, यानी कि इसने फोर्स लगाया, बुक ने फोर्स लगाया। अब देखिए तो इसमें होता क्या है, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हुआ, इसमें थर्ड लॉ कहां से लग गया। भाई ठीक है, बुक ने फोर्स लगाया तो इसमें थर्ड लॉ कहां अप्लाई हुआ। भाई जितना फोर्स बुक ने लगाया है ना टेबल पे, उतना ही टेबल बुक के ऊपर भी लगाएगी, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन किसने किया, बुक ने। दोबारा देखिए, एक्शन किसने किया, बुक ने। रिएक्शन किसने किया, टेबल ने। जितना फोर्स बुक ने लगाया टेबल पे, टेबल ने उतना किस पे लगाया, बुक के ऊपर लगाया। दैट्स मीन आपका बैलेंस हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। अगर नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो ऊपर की तरफ भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन और 10 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, 0। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों किया, मैंने बताया तो थर्ड लॉ में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन। अब माइनस करोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तभी तो वो किस में रखी हुई है, एक रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है ना, उसको मतलब बैलेंस है, वो बैलेंस होके रखा हुआ है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे रखूं डस्टर को, क्या ये बैलेंस हो पाएगा, नहीं, ये नीचे गिर जाएगा, कुछ इस तरह से गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं हो पाया। जितना डस्टर ने लगाया उतना आपके हाथ लगा ही नहीं पा रहा डस्टर पे, तो क्या होगा, ये कुछ ज्यादा फोर्स लगा रहा है जितना इसका वेट है, लेकिन हाथ उतना ही फोर्स लगाएगा जितना डस्टर लगा रहा है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। दैट्स मीन यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपके ये फर्स्ट वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्किंग। वॉल्किंग चलना, चलते तो हम डेली हैं, हर जगह चलते हैं। हमें जहाँ कहीं अगर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, चल के जाते हैं। हम चलते तो डेली हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा हम चलते कैसे हैं, मतलब चलते कैसे, पैरों से चलते हैं। आई मीन टू से दैट कि क्या होता है, कौन सा कोई नियम लगता है क्या उसके पीछे, कोई लॉ अप्लाई हो रहा है क्या उसके पीछे कि हम चल पा रहे हैं, इजीली चल पा रहे हैं। तो वो जो हम चल पा रहे हैं ना, हम जो चलते हैं, उसके ऊपर भी हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अप्लाई होता है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। देखिए व्हाइल वॉकिंग, जब हम चलते हैं, ए पर्सन प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये ग्राउंड है, ये हमारे दो पैर हैं। जब कोई पर्सन चलता है तो वो चलते टाइम अपने पैर से
ग्राउंड को क्या करता है, प्रेस करता है पीछे की तरफ। आपने देखा होगा ना, कभी चल के देखिएगा, जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलता है, कुछ इस तरह से धकेलता है पीछे की तरफ, यानी कि हमने ग्राउंड को किधर के साइड धकेला, पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड बाय हिज फीट, अपने पैर से, ग्राउंड पुशेस द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हम एक पैर से पीछे की तरफ सरकाते हैं, ग्राउंड हमें दूसरे, जो हमारा दूसरा पैर है उसे आगे की तरफ सरकाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग चलते टाइम ग्राउंड को पीछे की तरफ सरकाते हैं और ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है। और यही क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहे हैं हमारे पैर, हमारे फीट, लेकिन रिएक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है ग्राउंड, हमारे पैरों के ऊपर। जितना हम ग्राउंड पे फोर्स लगाएंगे उतना ही ग्राउंड हम पे फोर्स लगाएगा। और यही क्या होता है हमारा, यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे ही ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, हमारा क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे चलना, हम इजीली चल पाते हैं। और आप इजीली वहीं पे चल पाते हो जहां पे आपका जो ग्राउंड है ना वो स्मूथ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप आइस पे या सैंड पे चलोगे, जैसे कि आप डेजर्ट में जा रहे हो, डेजर्ट रेगिस्तान में जाते हो तो बहुत मिट्टी मिट्टी होती है, तो आपकी जो स्पीड होती है ना उसमें कम हो जाती है। कम क्यों होती है कि जैसे ही आप पैर को रखते हैं ना मिट्टी में, मिट्टी मतलब आपकी जो पैर है वो मिट्टी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है मिट्टी को। तो क्या होता है, जैसे ही वो मिट्टी को हटाता है, मिट्टी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाती है अच्छे से आगे की तरफ। अब आगे की तरफ अगर फोर्स ही नहीं लगा पाएगी तो आप सोच के देखिए, हम उतनी स्पीड के साथ नहीं चल पाएंगे जितने हम ग्राउंड पे चलते हैं, फ्लोर पे चलते हैं। फ्लोर अच्छे से हमारा, देखो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में हमारा जितना फोर्स है ना वो मिट्टी को डिस्प्लेस करने में, मिट्टी को हटाने में चला जाता है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारा टोटली फोर्स किसके ऊपर लगता है, ग्राउंड को पुश करने में, पीछे की तरफ लेके जाने में। और उतने ही फोर्स से जो हमारा ग्राउंड है वो हमें क्या करता है, आगे की तरफ धकेल देता है। तो हम इजीली क्या कर पाते हैं, हम इजीली चल पाते हैं। तो ये तो था हमारा क्या, जब हम चलते हैं तो किसकी वजह से चलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है, उसमें कहाँ थर्ड लॉ यूज होता है, देखिए जल्दी से कैसे यूज होता है। ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड। जो एक स्विमर होता है वो पानी को कहाँ फेंकता है, पीछे की तरफ। स्विमिंग ऐसे ही करते हैं, तो हम पानी को क्या करते हैं, हम पानी को हटाते हैं, और हटाते हुए कहाँ करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं। वाटर पुशेस द मैन फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स। जितना फोर्स एक स्विमर ने, एक तैराक ने पीछे की तरफ पानी को हटाते हुए लगाया है, उतना ही फोर्स पानी उसको आगे की ओर धकेलने के लिए यूज करता है। कहने का मतलब स्विमर पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और पानी स्विमर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हैंस स्विमर स्विम्स। तो वो जो पर्सन है, वो जो तैराकी है, वो तैरना स्टार्ट कर देता है। बहुत आसान था, इजी था समझना कि जब एक इंसान पानी पे फोर्स लगाता है तो वो पानी भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस इंसान के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। बहुत ही ज्यादा इजी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा फायरिंग, दैट इज फायरिंग। फायरिंग फ्रॉम अ गन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फायरिंग, फायरिंग में कैसे हमारा थर्ड लॉ लग सकता है, जल्दी से देखिए। व्हेन ए गन इज फायर, जब एक गन को फायर किया जाता है, द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, आपकी बुलेट कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड, रिकॉइल्स बैकवर्ड, रिएक्शन आ जाता है। एक्शन क्या हुआ है कि बुलेट आगे गई है। देखिए ये जितना जानना, मतलब जितना ये नॉर्मल लग रहा है ना, पढ़ने में इतना है नहीं। ये जो टॉपिक है ना आपका, रिकॉइलिंग ऑफ गन, फायरिंग फ्रॉम अ गन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जनरल चीजें हैं, शायद नॉर्मल इंसान ना जानना चाहता हो या ना जानता हो, लेकिन जितने भी हमारे आर्मी मैन हैं, हमारी पुलिस है, जिनके पास भी गन होती है, उनको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई जाती है कि आपको जब भी गन यूज करनी है ना, तो गन को एकदम टाइट पकड़ना है। मतलब गन तो आपको पकड़नी है, आपको आपका जो हाथ है, आपका शोल्डर टाइट पकड़ना है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कोई फायर होती है गन से, तो गन से जो बुलेट निकलती है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, लेकिन जितनी फोर्स के साथ आपकी बुलेट गई है ना, जितनी स्पीड के साथ आपकी बुलेट गई है ना, उतनी ही स्पीड
से आपका जो हाथ होता है, हैंड जिसमें आपने गन को पकड़ा हुआ है, वो पीछे की तरफ जाता है। अगर आपने टाइटली अपने हाथ को नहीं पकड़ा दूसरे हाथ से, तो आपके हाथ में झटका लग सकता है। मे बी इतनी जोर का झटका कि हाथ टूट भी सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो गन होती है वो छूट जाती है। अब निशाना तो चूकेगा ही, लेकिन आपके चोट लगने की भी पूरे पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। कोई कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है, हमें लगता है नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्मल होता नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपकी गन होती है, उससे हमें क्या देखने को मिला कि जब कोई भी फायरिंग होती है किसी भी गन से, तो जो आपकी बुलेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जो आपकी गन है वो आपके हैंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में करती है। तो एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे हुई, तो आपका एक्शन एंड रिएक्शन और आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपका क्या हो गया, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप आपकी ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक गन आपका काम करती है। इसका बहुत ही एक अच्छा डेरिवेशन है गन का, मैं आपको वो भी कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम अपना ये जो एग्जांपल्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये तो आपके यहाँ पे 4 जो मैंने एग्जांपल्स लिखे थे वो समझा दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ये 4 ही एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स और हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके हाथ में कोई भी एक बॉल है और आप उस बॉल को किसी भी बॉल के ऊपर हिट करते हैं। बॉल को जब आप हिट करते हैं, आप देखते हैं आपने कोई एक्शन किया बॉल के साथ, और बॉल है ना उतने ही फोर्स के साथ वापस आ जाती है। देखिए ना, ये चीज आपने कैच खेला होगा, जब कोई अकेला होता है तो यही काम करता है, बॉल को मारा, कैच किया, मारा, कैच किया। तो आपने कभी ये नोटिस किया है कि बॉल वापस कैसे आ सकती है? ऐसा क्या हो रहा है कि बॉल वापस आ रही है? तो भाई, जितना आपने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया था और बॉल ने जाके उतना ही फोर्स बॉल पे लगाया, बॉल ने भी बॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। और जैसे ही बॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी बॉल क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। तो बॉल एंड बॉल वाला जो हमारा यहाँ पे हमने जो किया है एक्शन रिएक्शन, वो भी आपका किसका है, वो भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही है। और नेक्स्ट आपका आपने देखा होगा रॉकेट होता है। रॉकेट आप जब चलाते हो तो आपने देखा होगा जैसे ही हम उसमें फायर करते हैं, फायरिंग मतलब आग लगाते हैं, तो नीचे की तरफ है ना कुछ रिएक्शंस होती हैं। मतलब मान लीजिए कि वहां पे आपको कुछ स्मोक दिखेगी, धुआं दिखेगी, या फिर कुछ आग नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगी। जब वो आग नीचे की तरफ जाती है या फिर वो आपकी जो धुआं है वो नीचे की तरफ जाती है, आपके अंदर का जितना भी वो होता है, फ्यूल वगैरह होता है रॉकेट का, वो एकदम से नीचे की तरफ जाता है और फोर्स लगाता है ग्राउंड पे। रॉकेट ऐसे ही नहीं उड़ जाता है, वो फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, और जितना आपका रॉकेट का जो फ्यूल है, गैस है जो बर्न होती है और नीचे की तरफ ग्राउंड पे फोर्स लगाती है, उतना ही फोर्स आपका जो ग्राउंड है वो उस पे लगाता है रॉकेट पे, और रॉकेट उतनी ही स्पीड के साथ क्या चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी कि आपके जो रॉकेट का उड़ना होता है ना, वो भी क्या करता है, एक्शन एंड रिएक्शन करता है। आपने देखा होगा कि आपका रॉकेट कई बार जो दिवाली वाले रॉकेट होते हैं वो जलते नहीं है, मतलब अगर वो नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे ग्राउंड पे तो वो उड़ते भी नहीं है ज्यादा दूर तक। अगर कोई ज्यादा फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे तो उतना ही ग्राउंड लगाएगा और वो उतना ही ऊपर की तरफ तक जाएगा। आई होप आपके ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, वुड का और नेल का। अगर आपको मान लीजिए कोई भी लकड़ी है और उसमें आपको वो कील को गाड़ना है, नेल को डालना है, तो आप क्या करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं उस नेल पे, हैमर से, हथौड़ी से लगाते हैं। अब जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, वुडन भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से आपकी कील कहाँ चली जाती है, वुडन के अंदर चली जाती है, लकड़ी के अंदर धंस जाती है। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की देखिए बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप चाहें तो अपनी डेली लाइफ में एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपके कहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन हो रही है, कैसे कैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे आपका कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे थर्ड लॉ लग रहा है, चल रहे हैं तो थर्ड लॉ लग रहा है, कैसे हो पा रहा है, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि कैसे ये सारे के सारे काम आपके हो रहे हैं। आई होप आपके ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। हमारे यहाँ पे लॉस खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ,
जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे वो मैं करा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब चलिए जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हमारे थर्ड लॉ पे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।